नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों आज हमारी ये 101वीं क्लास है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्येक टॉपिक पर हमारा एक वीडियो बना हुआ है। टॉपिक छोटा है तो वो छोटा और बड़ा है तो बड़ा एक वीडियो में समाहित किया गया है। दोस्तों हमारी ये क्लासेस कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रही हैं ताकि आपको इतिहास में अच्छे से समझने का मौका मिले। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मौर्य काल, और मौर्य काल में आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। आखिर मौर्यकालीन सामाजिक जीवन कैसा था? क्या महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई थी? महिलाओं की कितनी स्वतंत्रता थी? जब मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का क्या पूरे भारतीय इतिहास का सबसे बेहतर युग माना जाता है, तो क्या उस दौरान महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? अगर महिलाओं की स्थिति बेहतर थी तो शूद्रों की क्या स्थिति थी? आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज हमारी ये क्लासेस जो है एनसीईआरटी पे आधारित हैं। अगर आप आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और जीएस बेहतर तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है तो आप हमारी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हिस्ट्री से आप टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी, नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में। तो मौर्यकालीन जो सामाजिक जीवन है वो कैसा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आमतौर पर प्राचीन भारत के इतिहास में आप देखते हैं कि समाज जो है 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी तरीके से परंपरागत धर्म ग्रंथों की तरह कौटिल्य ने भी क्या किया? पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से वो वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बात ये आती है कि हर समय पर आप देखेंगे कि प्रथम 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की आर्थिक स्थितियां तो बेहतर थी, लेकिन शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय बनी थी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति कैसी थी। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार हुआ। क्या हुआ? सुधार हुआ। और कौटिल्य ने शूद्रों को वार्ता का अधिकार दिया। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में वार्ता क्या है? ठीक है ना। आमतौर पर आपको यह लगेगा कि वार्ता जैसे बातचीत करना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। वार्ता का अर्थ कृषि, पशुपालन और व्यापार, यानी शूद्रों को कौन से अधिकार दिया गया? कृषि, पशुपालन और व्यापार का अधिकार दिया गया, और इसी को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? वार्ता कहा गया। वार्ता का अधिकार सबसे पहले गौतम ऋषि ने दिया था। अगर जैसे अभी तक ये प्रश्न वैसे पूछा नहीं गया है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वार्ता का अधिकार सबसे पहले किसने दिया, तो वार्ता का सबसे पहले अधिकार किसने दिया? ऋषि गौतम ने दिया। आगे हम लोग देखते हैं। मौर्य काल में शूद्र शिल्पकला और सेवा वृत्ति भी कर सकते थे या करते थे। यानी आमतौर पर शूद्रों की स्थिति क्या थी? हीन थी, लेकिन मौर्य काल में शूद्रों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। फिर कौटिल्य ने अपने चारों वर्णों को आर्य जनता का अंग बताया है। अब समझने की बात है कि आमतौर पर आर्य में शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन चाणक्य ने आर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों को शामिल कर दिया।
यानी किसको अलग से जोड़ दिया? शूद्रों को। और आगे इसी में क्या बताया कि आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता है। यह किस दौर की बात है? यह मौर्यकालीन की बात कही जा रही है। आर्यों से भिन्न लोगों को, आर्यों से जो अलग लोग थे उनको मलेच्छ कहा गया। देखिए, मलेच्छों के बारे में सबसे पहले आप ये समझिए, मलेच्छ कहते क्या है किसे, ठीक है ना? मलेच्छ किसे कहते हैं? जैसे गांव में हम लोग यूज करते हैं एक शब्द मलिच्छी, यानी गंदा आदमी। उसी को अर्थशास्त्र में क्या, या प्राचीन इतिहास में क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। अब मलेच्छ का मतलब क्या है? देखिए, प्रारंभ में जो यूनानी भारत पर आक्रमण किए उन्हीं को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। और धीरे, यानी पहली बार मलेच्छ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? यूनानियों के लिए किया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे आक्रमणकारी आए तो उन सबको मलेच्छ कह दिया गया। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मलेच्छ शब्द उन लोगों को कहा गया जो शूद्रों से निम्न वर्ग के थे, जैसे चांडाल, ठीक है ना? देखते हैं। और मलेच्छों को खरीदा या बेचा जा सकता है। यह कौन कहता है? कौटिल्य कहते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा करना राजा का कर्तव्य बताया गया है। कौटिल्य कहता है कि चारों वर्णों की क्या है, जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना ये किसका कर्तव्य है? ये राजा का कर्तव्य है। अशोक के अभिलेखों में क्षत्रियों का उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी शेष ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना? देखिएगा, ब्राह्मण स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, वैश्य वणिक के रूप में उल्लेख मिलता है, और शूद्रों का उल्लेख दासों के रूप में मिलता है। लेकिन कहीं भी कौटिल्य के अशोक के अभिलेखों में क्षत्रियों का उल्लेख नहीं मिला है। अब प्रश्न कैसे बनता है ये समझिएगा। अशोक के अभिलेखों में किस वर्ण का उल्लेख नहीं मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में क्षत्रियों का उल्लेख नहीं मिलता है। आमतौर पर लोग कहेंगे शूद्रों का उल्लेख नहीं मिला होगा, लेकिन किसका? क्षत्रियों का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं मिलता है। कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। वही आगे बताया, रिपीट हो गया है। व्यवहार की दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि मौर्य सेना में चारों वर्णों के लोग क्या थे? शामिल थे। आमतौर पर शूद्रों को युद्ध करने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना? तो शूद्रों, युद्ध करने का अधिकार किसको था? युद्ध करने का अधिकार केवल क्षत्रियों का था। लेकिन अर्थशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को युद्ध करने का अधिकार दे दिया गया। आइए आगे देखते हैं। शूद्रों को सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया। ये किसने दिया? कौटिल्य ने दे। तो आप ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर हुई होगी। लेकिन कौटिल्य ये कहता है कि चांडालों को छोड़कर, प्रश्न हुआ ये चांडाल कौन थे? तो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि ब्राह्मण, कन्या और शूद्र पुरुष के संयोग से, यानी विवाह से जो संतान उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहा गया है? चांडाल कहा गया है। क्या कहा गया है? चांडाल कहा गया है। तो कौटिल्य ने चांडालों का भी उल्लेख किया है और कहा है कि सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र कहा है। चार जातियों के अलावा
कौटिल्य ने अन्य वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौटिल्य ने क्या वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है? तो बिल्कुल, कौटिल्य ने वर्ण संकर जातियों का क्या किया है? उल्लेख किया है। और उन्हें शूद्र सधर्मा कहा गया है, यानी वो शूद्र के सधर्मा समान है। कौन? जो वर्ण संकर जातियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण संकर जातियां कौन सी हैं? वर्ण संकर, देखिए, यदि आप अपने ही वर्ण में विवाह करते हो तो वर्ण संकर वो जाति नहीं होगी, वो मूल जाति मानी जाएगी। लेकिन यदि ब्राह्मण ने क्षत्रिय के साथ विवाह किया तो उससे उत्पन्न संतान क्या मानी जाएगी? वर्ण संकर जाति मानी जाएगी। फिर आगे देखते हैं, वन में रहने वाले सभी जनजातियों को मलेच्छ कहा गया है। देखिएगा, लगातार मलेच्छ शब्द को व्यापक अर्थ में समझिएगा, यानी जो समाज से जुड़े ना हो उनको क्या कह दिया गया? मलेच्छ कहा गया। हालांकि अभी पीछे हमने मलेच्छ शब्द का प्रयोग करके हमने बताया है कि जो बाहर से विदेशी यूनानी आए प्रारंभ में, उन्हीं को मलेच्छ कहा गया। हकमनी आए, उनको मलेच्छ कहा गया। फिर बाद में जितने भी आक्रमणकारी आए सबको मलेच्छ कहा गया। लेकिन एक बार फिर यह कहा गया कि वन में रहने वाले जनजातियों को क्या कहा गया? मलेच्छ कहा गया। और वनों में रहते थे तो वन को क्या कहते थे? आटविक, तो उन्हीं को आटविक जनजाति भी कहा गया। ठीक है। कौटिल्य अंतःवासी जाति वर्गों का भी उल्लेख करता है। अंतःवासी मतलब जो दूरस्थ क्षेत्र, राज्य के एकदम बॉर्डर पे रहते हैं, अंत में रहते हैं, तो अंतःवासी जातियों का भी क्या किया है? उल्लेख किया है। इसे चांडाल जैसी जाति कहा गया है। और चांडाल क्या है? नगर के बाहर निवास करते थे। आप ये कह सकते हैं ये शमशान स्थल पर निवास करते थे। कुत्ते और गधे चांडालों की संपत्ति थी। कौटिल्य ने विभिन्न पेशेवर जातियों का भी क्या किया है? उल्लेख किया। पेशेवर जातियों का मतलब है जो शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, इन सबका काम करते थे, जिनका कोई ना कोई व्यवसाय था। ठीक है ना। अब कौन कौन से व्यवसाय करने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला है कुलाल। पूछ लिया जाता है कुलाल कौन सा है? यह मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है। अगर प्रश्न बनेगा भी तो आपका यहीं से प्रश्न बनेगा। तो कुलाल कौन सा है? कुम्हार को कुलाल कहा गया। तंतुवाय, तंतु यानी जो तांता, या आप कह सकते हैं कि रस्सी, और रस्सी कौन बनाता था? जुलाहे बनाते थे। कर्मकार यानी जो धातुओं का काम करते थे उन्हीं को कर्मकार कहा जाता था। चर्मकार जो चमड़े का काम करते थे उनको चर्मकार कहा गया। रजक यानी रस्सी बनाने वाले, रज्जुक, रज्जुक है आधा जा रज्जुक, ठीक है ना। तो रस्सी बनाने वाले को क्या कहा गया? रज्जुक कहा गया। लेकिन जो पूछा जाता है वो कुटक पूछा जाता है। कुटक क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कुटक से पता ही नहीं चल पाता है कि यह शब्द किसके लिए आया है। तो जो बढ़ई का कार्य यानी खिड़की, दरवाजे, मेज जो बनाते थे उन्हीं को क्या कहा गया है? कुटक कहा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न यहीं से मैच कराने के लिए भी पूछा जाता है, या एक एक करके आप पूछ लिया जाता है। मेगास्थनीज ने मुंडिन कौर और सिकंदर, ये ब्राह्मण था और सिकंदर यूनानी था, इन दोनों के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया है। और इसी से इस ग्रंथ को जो वार्तालाप मिलता है वो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। तो उससे ब्राह्मणों की दिनचर्या के बारे में क्या है? पता चलता है। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मणों की दिनचर्या के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वो कौन सा है? तो वो मेगास्थनीज का इंडिका है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो आप निश्चित रूप में चाणक्य का अर्थशास्त्र लगाएंगे, लेकिन उत्तर क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार संपूर्ण समाज जो है कितने? 7 वर्गों में विभाजित था। ठीक है ना। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में।
अब वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है दार्शनिक। कौन था? दार्शनिक। दार्शनिक में कौन कौन से आएगा? ब्राह्मण, भिक्षु और सन्यासी। ये तीनों को जो है किसमें शामिल किया गया है? ये दार्शनिक में शामिल किया गया है। और यहां पर 2 प्रकार के दार्शनिक होते थे। कौन से? एक ब्रोकरमैन यानी एक गृहस्थ दार्शनिक थे, और दूसरा सारमेन सन्यासी दार्शनिक थे। ठीक है ना? और ये जो वर्ग था, ये आपदा के विषय में क्या करते थे? भविष्यवाणी किया करते थे। ठीक है ना? और लोगों को अवगत कराते थे कि देखिए अकाल पड़ने वाला है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है। और यदि मेगास्थनीज बताता है, और यदि कोई भविष्यवाणी अगर 3 बार किसी व्यक्ति द्वारा गलती हो जाती है तो उसको आजीवन मौन धारण करना पड़ता था। ये बात कौन बताता है? ये मेगास्थनीज बताता है। ठीक है ना? क्योंकि जब वार्तालाप कर रहे थे तो इन बारे में चर्चा हुई। किसान, ये समाज दूसरा था। पहला कौन सा था? दार्शनिक। और दूसरा कौन सा था? किसान। ये समाज में सबसे अधिक संख्या में थे, और ये राजा को टैक्स देते थे। और टैक्स कितना देते थे? 1/4 भाग देते थे, यानी 1/4। और 1/4 को आप प्रतिशत में 25% कह सकते हैं। और जो तीसरा था वो था ग्वाला या अहिर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तीसरा कौन सा था? ग्वाला या अहिर शब्द। इसके अंतर्गत गडरिया चरवाहे थे। यह ना तो गांव में रहते थे ना ही नगर में रहते थे। तो रहते कहाँ थे? ये अपना पशुओं को चराते हुए दूर दूर तक निकल जाया करते थे। यानी इनका जीवन कैसा था? घुमक्कड़ी जीवन था। ये पशुओं को वनों में क्या है? चराया करते थे। अब बात करते हम लोग चौथा वर्ग यानी कारीगर, या इसी को हम शिल्प कहते हैं। और ये कहाँ के रहते थे? नगरों में रहते थे। और किसानों के बाद इनकी संख्या सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक ये कौन था? किसान थे। और उसके बाद कारीगर, शिल्पी, यानी बड़ी मात्रा में कारीगर और शिल्पी रहा करते थे। उसके बाद 5वां आता है निरीक्षक का। और ये एक तरीके से गुप्तचर थे जो राज्य के नियंत्रण में क्या करते थे? काम करते थे। उसके बाद 6ठा भाग आता है, 7वां भाग आता है सभासद या शासक वर्ग। जाहिर सी बात है शासक वर्ग की संख्या सबसे कम होगी। और यही क्या करता था? कर का निर्धारण करता था। तो सबसे अधिक कौन था? सबसे अधिक किसान बताए जाते हैं, और सबसे कम कौन था? शासक वर्ग था। मेगास्थनीज ने जो भारत में समाज का विभाजन किया वो आर्थिक आधार पर किया। जबकि आमतौर पर आप जानते हैं कि 4 वर्ण थे, लेकिन मेगास्थनीज ने कितने बताया? 7 वर्णों के बारे में बताया। ठीक है ना? क्योंकि मेगास्थनीज का जो विभाजन है वो किसमें है? आर्थिक आधार पर है। मेगास्थनीज ने कहीं भी चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। किसने चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है? तो जाहिर सी बात है मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में का जो समाज है वो 7 वर्णों में विभाजित था। तो जाहिर सी बात है चातुर्वर्ण व्यवस्था मेगास्थनीज ने उल्लेख नहीं किया। आगे हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज और डायोडोरस। ठीक है ना? कौन कौन से? मेगास्थनीज और डायोडोरस उल्लेख करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है ना? पीछे ये बताया गया है कि वर्ण संकर जातियां थी, तो इसका मतलब लोग विवाह करते थे।
विवाह करते थे, लेकिन प्रतिबंध था। तो कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था और ना ही दूसरे के व्यवसाय को अपना सकता था। लेकिन इस बंधन में कौन मुक्त था? दार्शनिक। आप ये कह सकते हैं कि दार्शनिक कोई भी व्यवसाय अपना सकते थे। आगे डायोडोरस कहता है कि शिल्पकार पर कर नहीं लगाया जाता था। अब कर क्यों नहीं लगाया जाता था? क्योंकि ये राज्य के कर्मचारी माने जाते थे और इसीलिए डायोडोरस कहता है कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। आगे हम लोग बात करते हैं मौर्य काल में दास प्रथा के बारे में बात करते हैं। क्योंकि दास प्रथा, दासता को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग लिखा है। मेगास्थनीज लिखता है कि संपूर्ण भारतवासी स्वतंत्र हैं, यानी कोई भी दास नहीं है। तो आखिर मेगास्थनीज तो ये उल्लेख करता है कि कोई दास नहीं है, लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों में दासों का उल्लेख मिलता है। तो आखिर क्या कारण है कि मेगास्थनीज को दास नहीं दिखाई पड़ता? आगे लिखते हैं मौर्य काल में दास प्रथा के संबंध में मेगास्थनीज लिखता है, क्या लिखता है? कि सभी भारतवासी स्वतंत्र हैं। सभी भारतवासी स्वतंत्र हैं का मतलब है कि भारत में दास नहीं पाए जाते थे। लेकिन अशोक ने अपने अभिलेखों में दास प्रथा का वर्णन किया है। और इतना ही नहीं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी दासता का विधिवत पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है ना? तो क्या कारण हुआ कि मेगास्थनीज को दासता दिखाई नहीं पड़ी? आइए देखते हैं। ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि मेगास्थनीज ने जिन दासों को यूरोप में देखा था उनकी दर्दनाक स्थिति थी, लेकिन भारत में वैसा नहीं था। और शायद इसी कारण मेगास्थनीज को भारत में दासता नहीं दिखाई पड़ती। यानी भारत में दासों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता था। कहां से? यूरोप की अपेक्षा। अर्थशास्त्र में दासता का विधिवत वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज ने दार्शनिकों को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण और श्रमण। यानी दार्शनिकों को भी मेगास्थनीज ने दो भागों में विभाजित कर दिया। मेगास्थनीज कहता है कि ब्राह्मण 37 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यानी विवाह नहीं करते थे। उसके बाद क्या है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। लेकिन श्रमण के बारे में बताया कि ये दो तरीके के थे। कौन से थे? मेगास्थनीज के अनुसार ये जंगल में रहते थे और जाहिर सी बात है जंगल में रहने वाला फल फूल खाकर क्या है? आजीविका चलाएगा। वो वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है। ठीक है ना? ये इसी को हम सन्यास, आगे आज सन्यास में जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर है श्रमण। ये क्या थे? आयुर्वेद में कुशल थे। क्या थे? आयुर्वेद में कुशल थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितने? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। और ये 9 प्रकार के दास कौन कौन से हैं? आइए एक एक पर बात करते हैं। पहला है उदार दास, दंड प्रणीत दास, ध्वजाहस्त दास, यानी जो युद्ध में जीता गया हो दास, गेहजात दास, दायागात, लब्ध, क्रीत, आत्मविक्रय, अहितक। पूछ लिया जाता है इसमें किस दास का उल्लेख कौटिल्य ने नहीं किया है? तो कौटिल्य ने ये 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है।
स्त्रियों की दशा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में किसी भी काल का अगर अध्ययन करते हैं और महिलाओं की स्थितियों का अध्ययन नहीं करते हैं तो वो एक आधा अधूरा अध्ययन माना जाता है। क्यों? क्योंकि आधी आबादी किसकी रहती है? स्त्रियों की रहती है। और किसी भी समाज में, खासकर भारतीय समाज में प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा कहीं ना कहीं दीनहीन बनी थी। तो स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना आवश्यक है। और स्त्रियों का दशा का अध्ययन करेंगे तो उसमें सबसे पहले बात आएगी किसकी? विवाह की। तो कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है और ये 8 प्रकार के वही हैं जो धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रथम 4 विवाह थे उन्हीं को धर्म संगत माना है, यानी धर्म के अनुसार माना है। अब बात यह आती है कि कौटिल्य ने विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की थी? तो कौटिल्य ने कन्या के विवाह की उम्र 12 वर्ष निर्धारित की। कितने वर्ष? 12 वर्ष। और बालक के विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की थी? 16 वर्ष। तो जाहिर सी बात है उस दौरान ये कहीं ना कहीं बेहतरीन था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो कन्या की जो विवाह की उम्र है 12 वर्ष आमतौर पर बहुत कम है। अगर 18 वर्ष से कम कन्या का विवाह होता है तो जाहिर सी बात है वो उसकी वैवाहिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं विवाह के बारे में। तो मौर्य काल में बहुविवाह प्रथा क्या थी? विद्यमान थे। आपने बिंदुसार को देखा, चंद्रगुप्त को देखा, अशोक को देखा, कई शादियां की। तो जाहिर सी बात है बहुप्रथा विद्यमान थे। मेगास्थनीज लिखता है कि भारतीय पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करते थे। इस समय तलाक प्रथा भी विद्यमान थे। ठीक है ना? और मजे की बात है कि स्त्री पुरुष दोनों में प्रचलित थी। तलाक को अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया। क्या कहा गया? मोक्ष कहा गया। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य ने मोक्ष शब्द किसके लिए किया है? तो मोक्ष शब्द तलाक के लिए इस्तेमाल किया है। पति पत्नी दोनों तलाक लेने का अधिकार था, यानी क्षमता के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन यह प्रथा तलाक जो है अंतिम 4 विवाहों में ही मान्य थे, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे। तो जो प्रथम 4 विवाह थे वो जन्म जन्मांतर चलने वाले विवाह थे, जिसमें देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापात्य विवाह और एक विवाह और था। लेकिन गंधर्व, राक्षस, असुर, पिशाच, इन 4 विवाहों में ही आप तलाक ले सकते थे। यानी अगर आपने गंधर्व विवाह किया तभी आप तलाक ले सकते हैं। राक्षस विवाह, असुर विवाह, देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास जब हमने पढ़ाया तो वहाँ 8 प्रकार के विवाहों का विधिवत वर्णन किया है। आप वहाँ पर यूट्यूब में जाकर आप समझ सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों में पुनर्विवाह का प्रचलन था। ये नहीं कि केवल स्त्रियां ही पुनर्विवाह करें या पुरुष ही करें। अर्थशास्त्र में विधवा विवाह की क्या है जानकारी मिलती है, और विधवा विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भू कहा गया। पुनर्भू कहा गया है। तो पूछ लिया जाता है पुनर्भू किसके लिए कहा गया है? तो जो पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भू कहा गया है। आगे अगला है छंदवासिनी, यानी ऐसे विद्वान स्वतंत्र महिलाएं जीवन यापन करते थे। आर्ड विधवाएं ऐसी विधवाएं जो विवाह न करके स्वतंत्र जीवन यापन करने में मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि स्त्री अंगरक्षक भी होती थी। ठीक है ना? स्त्रियां क्या थी? अंगरक्षक का भी कार्य करती थी। मौर्य काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। अर्थशास्त्र में बिना पति की आज्ञा से अगर स्त्री बाहर जा सकती है तो पति को दंडित करने का अधिकार दिया गया। किस लिए अधिकार दिया गया है?
कि पत्नी ने बिना पूछे बाहर चली गई है तो पति उसको क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है। अर्थशास्त्र में स्त्री को अनिष्कासनी कहा गया, यानी बाहर ना निकलने वाली, ठीक है ना, बाहर न निकलने वाली। अशूर स्पंज भी कहा गया, अर्थात जिसने सूर्य को ना देखा हो, यानी स्पर्श ना किया हो या ना देखा हो। किसको कहा गया है? महिलाओं को कहा गया है। लेकिन इस काल में परिव्राजकों को सम्मानित स्थान था। गणिकाएं, राज्य के सेवार्थ के लिए गणिकाएं भी नियुक्त की जाती थी। गणिकाओं को जापान में दिशा एवं यूनान में हीटाएरा कहा गया है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन धर्मशास्त्रों में इसके विरुद्ध थे, इसीलिए कौटिल्य ने इसका उल्लेख नहीं किया है। यूनानी इतिहासकारों ने मौर्य काल में सती प्रथा का उल्लेख किया है, यानी जो बाहरी इतिहासकार थे उन्होंने जाहिर सी बात है सती प्रथा देखा होगा और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है। तो डायोडोरस कहता है, क्या कहता है सती प्रथा के बारे में कि 316 ईसा पूर्व में ईरान के एक युद्ध में भारतीय सेनापति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उसकी 2 पत्नियां थी जिनमें दोनों ने सती होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन एक जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा था उसको सती होने से रोक दिया गया और दूसरी क्या हो गई, सती हो गई। तो इस तरीके से कहा गया, कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि मौर्य काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अन्य सीक्रेट्स एवं एस्ट्रोबो उल्लेख करता है कि तक्षशिला की स्त्रियां अपने पति के साथ जल जाते थे। इसका उल्लेख किसने किया है? अन्य सीक्रेट्स और एस्ट्रोबो दोनों ने उल्लेख किया है कि तक्षशिला की स्त्रियां अपने पति के साथ क्या है, जल जाती थी। एस्ट्रोबो के अनुसार कठ जनजाति में सती होने की प्रथा थी, ठीक है ना। कौन बता रहा है? एस्ट्रोबो। एस्ट्रोबो क्या बता रहा है कि भारत में जो कठ जनजातियां थी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, वो क्या है, वहां पर सती हो जाते थे लोग। मौर्य काल में सती प्रथा का क्या है, उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखकों ने अपने लेख में हाथी की क्या है, बहुत प्रशंसा की है। रूप जीवा स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली वेश्याएं थी, ये सम्मानित थी। क्यों? क्योंकि ये राज्य को टैक्स देते थे। और इनका अपना संगठन था और इनके संगठन को अध्यक्ष को क्या कहा गया, बंधिक पोषक कहा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि बंधिक पोषक कौन था, तो बंधिक पोषक किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जो वैश्याएं थी उनके जो अध्यक्ष होते थे उसी को बंधिक पोषक कहा गया। आगे हम लोग देखते हैं, शराब परोसने वाली स्त्री को पेशल रूपा कहा गया है। पूछा जाता है कि पेशल रूपा कौन है, तो पेशल रूपा कौन है? जो महिलाएं शराब पिलाने का काम करती थी उन्हीं को, यानी शराब परोसने वाली को पेशल रूपा कहकर संबोधित किया गया। कौटिल्य ने वेश्याओं को नगर के दक्षिण में रहने की सलाह दी कि पूरे नगर में आप मत भ्रमण करें, कहां पर रहें, दक्षिण में रहें। सम्रांगाड़िया, मेगास्थनीज एवं कौटिल्य दोनों ने इसका उल्लेख किया है और ये वही महिलाएं थी जो चंद्रगुप्त के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। पूछ लिया जाता है सम्रांगाड़िया कौन है, तो ये वह महिलाएं थी जो अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और किसी भी परिस्थिति में आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता है और कहा कि केवल अनार्य एवं मलेच्छ को ही दास बनाया जा सकता है। किसको? अनार्य और मलेच्छों को। कौटिल्य के अनुसार यदि किसी दासी से मालिक का बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे पुत्र के वैध पुत्र उत्तराधिकार का स्वीकार किया जाएगा। यानी किसी मालिक ने दासी के साथ संबंध बना लिए और कोई पुत्र उत्पन्न होता है
तो जाहिर सी बात है उस पुत्र को वैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मनोरंजन के साधन, यानी मौर्य काल में कौन कौन से मनोरंजन होते थे। तो मौर्य काल में मनोरंजन करने का एक वर्ग विशेष था। तो पहला है वाग्य जीवन। वाग्य मतलब जो अलग अलग बोली बोलते थे, जैसे कभी कोयल की, कभी कौवे की, कभी कुत्ते की, उन्हीं को क्या कहा गया? वाग्य जीवन कहा गया। यानी जो विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की बोली बोलते थे, उन्हीं को वाग्य जीवन कहा गया। कुशीलों, कुशीलों का मतलब होता है जो तमाशा दिखाया करते थे, जादू टोना दिखाया करते थे। शोभिक, ये एक तरीके का मदारी था। कुहक, ये जादूगर था। प्लवक, ये रस्सी पर चलने वाला था। तो ये चारों क्या है? मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नट या नर्तक, गायक, वादक, चारण आदि। नट, नर्तक, गायक, वादक, चारण, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। नट यानी जो रस्सियों में चला करते थे, या आपने देखा होगा कि तमाशा या खेल दिखाने वाले जो प्लेट सर पे रख के पैर से उछालते हैं, तो वो नट एक तरीके से होते हैं। नृतक जो डांस वगैरह करते हैं, गायक गाना करते थे, वादक जो वाद विवाद होते थे, और चारण, चरण एक तरीके से जो राजा के गीतों को दरबार में प्रशंसा को गाते थे, उन्हीं को चरण कहा गया है। आदि प्रजा का क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। मौर्य काल में प्रेक्ष नाट्य मंचन भी होता था, मनोरंजन करते थे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। यानी स्त्री पुरुष जब दोनों मिलकर नाटक करते थे, तभी उसमें नाट्य मंच में इंटरेस्टिंग बनता है। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, और जो पुरुष भाग लेते थे उनको रंग रूप जीवी कहा गया, और जो स्त्रियां भाग लेती थी उनको रंगोप जीवनी कहकर संबोधित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं आदिति कौशिक, ये देवताओं को सूप आदि देवताओं के जो है, वैसे सूप नहीं सर्प होना चाहिए, देवताओं सर्प आदि के चित्र दिखाकर मनोरंजन करते थे। उन्हीं को आदित्य कौशिक कहा गया। अन्य जैसे जुए का खेल, शिकार, शराब पीना आदि ये खेल थे। चंद्रगुप्त के समय में साहित्यिक नाटकों का अभिनय तथा गोष्ठियों का आयोजन सरस्वती भवन में होता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रवहरण। एक प्रकार का सामूहिक समारोह था, जिसमें भोज पदार्थ एवं प्रचुरता से क्या किया जाता? उपयोग किया जाता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन शिक्षा के बारे में। मौर्यकाल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था, और शिक्षा ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रदान की जाते थे। जैसे ब्राह्मण मंदिरों में प्रदान करते थे, और बौद्ध भिक्षु चैत्यों में शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है? साहित्य एवं धर्म की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। धर्मशास्त्र की, व्याकरण की, अर्थशास्त्र की, राजनीति, ये अनिवार्य विषय होते थे। अगर मौर्य काल में शिक्षा के केंद्र के बारे में बात किया जाए तो तक्षशिला तो एक बड़ा फेमस था, लेकिन दो और केंद्र थे, उज्जैनी और वाराणसी भी शिक्षा के केंद्र थे मौर्य काल में। तो पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो तक्षशिला तो सबको मालूम है, लेकिन दो और कौन से थे? उज्जैनी और वाराणसी थे। मेगास्थनीज ने शिक्षा का व्यापक रूप से क्या किया है? वर्णन किया है। इस समय श्रेणियां, यानी जो व्यापारिक श्रेणियां होती थी, वो क्या करते थे?
प्रौद्योगिकी शिक्षा देते थे, यानी टेक्निकल शिक्षा देते थे। ठीक है ना। अगर भोजन के बारे में बात किया जाए तो मौर्य काल में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। चावल प्रमुख भोजन था। मेगास्थनीज इस बारे में लिखता है कि जब भी भारतीय भोजन परोसते हैं तो सबसे पहले सोने के कटोरे में भोजन परोसते हैं। दोस्तों, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर जरूर करिए, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला जो टॉपिक होगा मौर्यकालीन आर्थिक जीवन के बारे में, यानी व्यापार वाणिज्य, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।